नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद की एक ही वीडियो में पूरी व्याख्या, वो भी आसान और याद रखने वाली भाषा में। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके संविधान से जुड़े आर्टिकल के लिए एक मास्टर की तरह काम करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला अनुच्छेद है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 क्या बोल रहा है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया, जो कि राज्यों का एक संघ होगा, यानी किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, यहाँ पर ये कह रहा है। फिर अनुच्छेद यहाँ पर 2 है। अनुच्छेद 2 क्या बोल रहा है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी नए क्षेत्र या देश को भारत में शामिल कर सकता है। अनुच्छेद 2 यहाँ पर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 बोल रहा है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं के नामों में परिवर्तन। तो यहाँ पर संसद नए राज्य बना सकती है, सीमाएं बदल सकती है या नाम बदल सकती है, ये संसद को अधिकार होता है। अनुच्छेद यहाँ पर 4 बोल रहा है कि पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा और 3 के अधीन 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। यानी यहाँ पर बताया गया कि जब अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई भी कानून बनेगा तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात 2 या 3 के अंदर 2 में किसी राज्य को मिलाया जाता है और 3 में उसके नाम को परिवर्तन किया जाता है। अगर इसके तहत कोई भी कानून बनता है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 4 में ये बोल रहा है। यहाँ अनुच्छेद 5 बोल रहा है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी जो भारत में जन्मा है या पूर्वज भारत में रहते थे, उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। तो आर्टिकल 5 यहाँ पर बोल रहा है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद यहाँ पर 6, अनुच्छेद 6 बोल रहा है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। जो भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए हैं वे कुछ शर्तें पर भारतीय नागरिकता बन सकते हैं। अनुच्छेद 7 यहाँ पर बोल रहा है पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए और बाद में फिर वापस आ गए, उनकी नागरिकता सीमित शर्तों पर दी जाएगी। तो आर्टिकल यहाँ पर 7 बोल रहा है। अनुच्छेद यहाँ पर 8 क्या बोल रहा है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। जो व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा है, जो भारतीय मूल के लोग विदेश में रह रहे हैं, वो भारतीय नागरिकता ले सकते हैं अनुच्छेद 8 के तहत। अनुच्छेद 9 यहाँ पर बोल रहा है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। यानी कोई व्यक्ति अगर विदेशी नागरिकता ले लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, आपका संसद नागरिकता से संबंधित नियम बना सकती है और उसे खत्म भी कर सकती है। और संसद का कौन मंत्रालय? तो यह गृह मंत्रालय, जो नागरिकता को लेकर कानून बनाती है और खत्म भी कर सकती है। यहाँ पर अनुच्छेद 11 क्या बोल रहा है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। यानी संसद को अधिकार होता है कि वह नागरिकता के नियम को बनाए, बदले या खत्म कर दे। ये संसद का अपना अधिकार होता है। अब यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 12 क्या बोल रहा है? राज्य की परिभाषा। यहाँ पर राज्य की परिभाषा दे रहा है, यानी राज्य में एक केंद्र सरकार होगा, राज्य सरकार होगा, संसद होगा, विधानसभा होगा, सरकारी संस्थाएँ होगी, सरकारी नियंत्रण वाले संस्थान, ये सभी का यानी कि यहाँ पर व्याख्या दिया जा रहा है, राज्य की व्याख्या, परिभाषा। अनुच्छेद 13 यहाँ पर क्या बोल रहा है? मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। यानी अगर कोई कानून मौलिक अधिकार के खिलाफ हो, वह अमान्य हो जाएगा, क्योंकि संविधान मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च मानता है। कोई भी कानून अगर सरकार बनाती है जो कि किसी मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है, तो वह कानून स्वतः समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर अल्पीकरण की व्याख्या दिया गया है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 14 यहाँ पर क्या बोल रहा है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, यानी कि सभी नागरिक को कानून के समक्ष समान माना जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद यहाँ पर 16, अनुच्छेद 16 बोल रहा है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। यानी सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में बराबरी का मौका मिलेगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में बराबरी का मौका। अनुच्छेद 17 यहाँ पर क्या रहा है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत नहीं करना है, छुआछूत का यहाँ पर अंत किया गया। अनुच्छेद 18 बोल रहा है उपाधियों का अंत।
उपाधियों का अंत। भारत में कोई भी सरकार किसी भी को राजा, सर या नवाब जैसी कोई भी उपाधि नहीं दे सकती है। केवल शैक्षणिक संस्थान और सैन्य उपाधियां मान्य होगा। तो यहाँ पर उपाधियों का अंत किया गया है। आर्टिकल 18। अनुच्छेद यहाँ पर 19 बोल रहा है वाक्य की अभिव्यक्ति, वाक्य की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के तहत आपका 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संत बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं आने जाने की अधिकार और किसी जगह पर बसने का अधिकार, मकान बनाने का अधिकार या कोई पेशा व्यवसाय करने का अधिकार। ये सभी आपको 19 में दिया गया था। 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की। अनुच्छेद यहाँ पर 20 है। अनुच्छेद 20 क्या बोल रहा है? अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। यानी किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए आप 2 बार सजा नहीं दे सकते हैं, तो ये अपराधों के दोष सिद्ध होने से संरक्षण देता है। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। यानी हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दिया जाता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 का क क्या कह रहा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जो कि मौलिक अधिकार में आपको जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 22 यहाँ पर कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण यानी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर आप नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए। तो यहाँ पर गिरफ्तार से संरक्षण दिया जाता है। आर्टिकल 22। अनुच्छेद यहाँ पर 23 क्या बोल रहा है? मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम। यानी कि बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के जितने भी शोषणपूर्ण कार्यों पर होता है उसको पूरी तरह से रोक लगाई गई है। तो यहाँ पर मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम। अनुच्छेद 24 बोल रहा है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कारखानों में, खदानों में, खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 24 में। अनुच्छेद यहाँ पर 25 क्या बोल रहा है? धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का, आचरण करने का, प्रचार करने का उसका अपना स्वतंत्रता होता है, मौलिक अधिकार है ये। अनुच्छेद 26 यहाँ पर बोल रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी धार्मिक संस्थानों के अपने अपने कुछ कुछ अधिकार होते हैं, इसलिए यहाँ पर दिया गया धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 यहाँ पर बोल रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, संस्कृति या लिपि को सुरक्षित रखने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद यहाँ पर 30 क्या बोल रहा है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। यानी धार्मिक या भाषाई रूप से अल्पसंख्यक जो है वह अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, ये उनका मौलिक अधिकार होता है। अनुच्छेद यहाँ पर 32 क्या बोल रहा है? अधिकारों का परिवर्तित करने के लिए उपचार। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का छीना जाए तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अब क्योंकि इसका ये मौलिक अधिकार होता है। और इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा है, आर्टिकल 32 को। तो यहाँ पर आपका 12 से लेकर के 35 तक था मौलिक अधिकार के अंतर्गत, और 36 से लेकर आपका 51 हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP। तो यहाँ पर 36 से अब देखते हैं। तो अनुच्छेद 36 यहाँ पर क्या बोल रहा है? परिभाषा, यानी कि राज्य की परिभाषा दे रहा है, वही जो कि आर्टिकल 12 में वहाँ पर हम लोगों ने देखा था, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद यहाँ पर 40 बोल रहा है ग्राम पंचायतों का संगठन। यानी राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना और उन्हें स्वशासन के अधिकार देने का प्रयास करना चाहिए। ये आर्टिकल आपका गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित था। ग्राम पंचायतों का संगठन, आर्टिकल 40। अनुच्छेद 48 यहाँ पर बोल रहा है कृषि और पशुपालन संगठन। यानी कि राज्य को वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो आर्टिकल 48 यहाँ पर बोल रहा है कृषि और पशुपालन। आर्टिकल यहाँ पर 48 का क बोल रहा है। आर्टिकल का 48 का क यहाँ पर हुआ है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की संरक्षण। यानी राज्य को पर्यावरण, वनस्पति और वन्य जीवों की रक्षा और सुधार करने की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर आर्टिकल 49 यहाँ पर बोल रहा है कि राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। यानी ऐतिहासिक स्थानों, स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। यहाँ अनुच्छेद 50 क्या बोल रहा है? कार्यपालिका को न्यायपालिका का पृथक्करण। यानी कि राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर रखने का प्रयास किया गया है ताकि निष्पक्ष न्याय मिल सके।
तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से यहाँ पर अलग कर दिया है, आर्टिकल 50। यहाँ अनुच्छेद 51 में क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो भारत को वैज्ञानिक शांति, न्याय, अंतर्राष्ट्रीय समझौते का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर अनुच्छेद 51 का क, यह मौलिक कर्तव्य आ जाता है। मौलिक कर्तव्य जो कि मूल रूप से 10 थे, अब इसको यह हो गया 11 मौलिक कर्तव्य। इसमें दिया गया हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे। ये सब चीज़ इसमें दिया गया है मौलिक कर्तव्य में। तो 51 के क में आपको कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं, 11, पहले था 10। यहाँ आर्टिकल 52 दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। आर्टिकल 53 बोल रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी केंद्र सरकार की सारी कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है, जिन्हें वह अपने मंत्रियों की सलाह से प्रयोग करते हैं। आर्टिकल 54 यहाँ पर अनुच्छेद 54 बोल रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य चुने गए सदस्य होते हैं। विधानसभाओं के, विधान परिषद का नहीं होगा, सिर्फ विधानसभा। अनुच्छेद यहाँ पर 55 क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत से होता है, यानी रीति उसका नियम दिया गया है। अनुच्छेद 56 क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि, पदावधि यानी कि उसका कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल यहाँ पर 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 क्या है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो कोई भी व्यक्ति असीमित बार यानी कि राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ पर इसके लिए कोई नियम नहीं दिया गया है। अनुच्छेद यहाँ पर 58 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 58 बोल रहा है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, यानी इसकी क्वालिफिकेशंस की बात कर रही है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की, यानी कम से कम उसका 35 वर्ष आयु होनी चाहिए अगर राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार है तो, भारत का नागरिक हो और लोकसभा के सदस्य बनने की सारी पात्रता रखता हो तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 59 क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अन्य कोई वेतन या लाभ का पद वो हासिल नहीं कर सकता है। ये सभी राष्ट्रपति की शर्तें होती हैं। अनुच्छेद 60 क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति अपने पद की शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। राष्ट्रपति शपथ कहाँ लेता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास समक्ष। और 61 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलने की प्रक्रिया। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो वह संसद द्वारा उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 62 बोल रहा है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ, यानी राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर 6 महीने के भीतर नया चुनाव होना अनिवार्य है। अनुच्छेद यहाँ पर 63 बोल रहा है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति यानी भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत में उपराष्ट्रपति का यहाँ पर पद दिया गया है। अनुच्छेद 64 बोल रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के भी सभापति होते हैं, उन्हीं के थ्रू उनको वेतन भत्ता ये सभी दिया जाता है। अनुच्छेद यहाँ पर 66 बोल रहा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद यहाँ पर 67 क्या बोल रहा है, उपराष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि उपराष्ट्रपति की पद की अवधि यानी पद का समय। तो इसका कार्यकाल यहाँ पर 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का। अनुच्छेद यहाँ पर 68 क्या बोल रहा है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। तो 68 में बोला गया कि उपराष्ट्रपति के पद अगर रिक्त होने पर 6 महीने में नया चुनाव कराया जाता है। अनुच्छेद 69 यहाँ पर बोल रहा है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति शपथ कहाँ लेगा, तो राष्ट्रपति के समक्ष। अनुच्छेद यहाँ पर 70 है कि अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी संसद यह तय कर सकती है कि विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य कौन करेगा। तो राष्ट्रपति का कार्य आमतौर पर आपका उपराष्ट्रपति ही करता है उसके पद पर जाकर। अनुच्छेद 71 बोलता है यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय, यानी कि इन दोनों के पदों के चुनाव से संबंधित विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए जाते हैं। अनुच्छेद यहाँ पर 72 क्या बोल रहा है? क्षमादान की शक्ति। तो राष्ट्रपति को दया याचिका, निर्णय लेने, सजा कम करने या माफ़ करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर हो जाता है दया क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 72 के थ्रू। अनुच्छेद 73 क्या बोल रहा है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति उन विषयों तक फैली होती है जो संसद के अधीन आते हैं। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 74 क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, यानी राष्ट्रपति को निर्णय लेने से पहले मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। मंत्रियों के बारे में यहाँ पर मुख्य रूप से बोला गया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं वो किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 75। अनुच्छेद यहाँ पर 76 बोल रहा है भारत का महान्यायवादी, यानी राष्ट्रपति भारत सरकार के लिए एक मुख्य विधि अधिकारी यानी कानूनी अधिकारी नियुक्त करता है, जिसे कि हम लोग महान्यायवादी कहते हैं। तो भारत का महान्यायवादी का है अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद यहाँ पर 77 क्या बोल रहा है? भारत सरकार के कार्य का संचालन। भारत सरकार के कार्य का संचालन, तो केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन आपका राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। तो अनुच्छेद 77 यहाँ पर भारत सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद यहाँ पर 78 बोल रहा है राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को शासन संबंधी सभी मामलों की जानकारी देने के और सलाह देने के लिए उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद यहाँ पर 79 बोल रहा है कि संसद का गठन। संसद का गठन, तो भारत की संसद 3 भागों में मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों मिलकर आपका संसद का निर्माण करता है। अनुच्छेद यहाँ पर 80 राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, तो राज्यसभा की संरचना में अधिकतम 250 सदस्य। 81 बोल रहा है अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना, तो लोकसभा में अधिकतम आपका 552 सदस्य, जिसमें कि 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश और 2 एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन को अभी वर्तमान में हटा दिया गया है। तो लोकसभा की वर्तमान संरचना 550, पहले थी 552, 2 अब एंग्लो इंडियन हट गया। अनुच्छेद यहाँ पर 83 क्या बोल रहा है कि संसद के सदनों की अवधि, तो संसद में आपका लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है। तो लोकसभा का आपका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और राज्यसभा का 6 वर्ष का। तो संसद का अवधि यहाँ पर यानी उसका कार्यकाल, लोकसभा 5 वर्ष, राज्यसभा 6 वर्ष। अनुच्छेद यहाँ पर 84 क्या बोल रहा है? संसद के सदस्यों के लिए अहर्ताएँ। संसद के सदस्यों के लिए अहर्तियाँ, यानी भारतीय नागरिक हो वह लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु हो रखता हो और राज्यसभा के लिए अगर जा रहा है तो वह 30 वर्ष की आयु रखता हो। तो ये उनकी योग्यताएं होता है, अहर्ताएँ यानी कि योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस। अनुच्छेद यहाँ पर 85 संसद का सत्रावसान और विघटन। तो राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाता है और वह चाहे तो उसे स्थगित भी कर सकता है, यानी कि भंग कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति पर होता है। अनुच्छेद यहाँ पर 87 क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, तो इसे कहते हैं विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद यहाँ पर 88 क्या बोल रहा है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार, यानी कि संसद में मंत्री और महान्यायवादी भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं। अनुच्छेद 89 यहाँ पर बोल रहा है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, यानी उपराष्ट्रपति हो जाता है, सभापति तो आपका उपराष्ट्रपति हो जाता है, और जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद यहाँ पर 90 बोल रहा है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। तो इसमें उपसभापति के पद का खाली होने या उसे हटाए जाने की प्रक्रिया बताई गई है। और अनुच्छेद यहाँ पर 91 क्या बोल रहा है कि सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। तो सभापति राज्यसभा की बैठकों का संचालन करता है, ये उसका यहाँ पर पालन होता है।
अनुच्छेद यहाँ पर 92 क्या बोल रहा है, सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना। यानी कि यदि सभापति या उपसभापति के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लंबित है तो वह पीठासीन नहीं हो सकता है। अनुच्छेद यहाँ पर 93 क्या बोल रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष को चुनता है और एक उपाध्यक्ष को चुनाव करता है। अनुच्छेद 94 बोल रहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, यानी कि पद खाली होना। तो लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं या बहुमत से इसे हटाया भी जा सकता है। अनुच्छेद यहाँ पर 95 क्या बोल रहा है, अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ, अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ, यानी अध्यक्ष उपस्थित हो तो उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो तो सदस्य, अन्य सदस्य पीठासीन हो सकता है। अनुच्छेद 96 बोल रहा है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना, यानी जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब वह पीठासीन नहीं हो सकता है। अनुच्छेद यहाँ पर 97 बोल रहा है कि सभापति, उपसभापति तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, यहाँ पर उसके सैलरी की बात कर रहा है। तो संसद के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते सभी और संसद तय करती है। अनुच्छेद 98 यहाँ पर बोल रहा है संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय, तो लोकसभा राज्यसभा के लिए अलग अलग सचिवालय होते हैं जो सदन के नियंत्रण में होता है। और अनुच्छेद यहाँ पर 99 क्या बोल रहा है कि सदस्य का शपथ या प्रतिज्ञान, तो संसद के सदस्य पद ग्रहण करने के से पहले संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। तो शपथ किसका लेता है, संविधान के प्रति निष्ठा का। तो अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 100 यहाँ पर बोल रहा है कि संसाधनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, अर्थात कि यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी सदन की कार्यवाही तब तक वैध नहीं मानी जाती है जब तक निर्धारित यानी कि न्यूनतम सदस्य उपस्थित ना हो। अनुच्छेद 108 बोल रहा है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक यहाँ पर बोल रहा है विशेष परिस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक होता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा है, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 यहाँ पर बोल रहा है विधेयकों पर अनुमति राष्ट्रपति विधेयकों को मंजूर या अस्वीकृत की दे सकती है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट की बात कर रहा है, यहाँ पर सरकार का वार्षिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 118 यानी कि प्रक्रिया के नियम, संसद के कामकाज के नियम बनाए जाते हैं इसमें 118 के थ्रू। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो संसद में प्रयुक्त भाषा आपका हिंदी और अंग्रेजी मुख्य रूप से किया जाता है। अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश और शक्ति, यानी कि संसद ना चल रही हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन की यहाँ पर बात किया जा रहा है। अनुच्छेद 126 में बोल रहा है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी कि मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित होता है तो कार्यवाहक की नियुक्ति किया जा सकता है। अनुच्छेद 127 में बोल रहा है तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी कि विशेष मामलों के लिए एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, तो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होता है उसको फिर से बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अवमानना का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना का अधिकार है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली होगा, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, तो इसका स्थान कहाँ होगा, दिल्ली। अनुच्छेद 131 इसमें उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता को बताया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, उसका क्षेत्र कहाँ तक है। अनुच्छेद 137 निर्णय एवं आदेश पुनर्विलोकन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों की
पुनरावृत्ति कर सकता है। अनुच्छेद 143 यहाँ पर बोल रहा है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है उच्चतम न्यायालय से। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता, यानी सभी सरकारी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की यहाँ पर नियुक्ति की बात कर रहा है। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ, यानी यहाँ पर मुख्य रूप से सीएजी के कर्तव्य और अधिकार को बताया गया है। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप, यानी लेखा पाठ रिपोर्टों का प्रारूप राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, यहाँ पर राज्यपाल की बात किया गया है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, तो राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल का नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, यानी कि राज्यपाल का पद राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही इसे नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है राज्यपाल का पद का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने की अहर्ताएँ, तो राज्यपाल बनने के लिए जो पात्रताएं बताई गई है उसे कहते हैं अहर्ताएँ। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, यानी राज्यपाल को कुछ विशेष सुविधाएं और प्रतिबंध बताए गए हैं, तो उसके यहाँ पर शर्तें दी गई है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो राज्यपाल जो है शपथ लेता है, यहाँ पर राज्यपाल की शपथ की बात कर रहा है। तो अनुच्छेद 163 बोल रहा है राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद, यानी कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल की यहाँ पर बात की गई है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की यहाँ पर बात होती है। अनुच्छेद 166 यानी राज्य सरकार का संचालन, राज्य सरकार का कामकाज का संचालन कैसा होगा यह बताता है इसमें, राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के उपबंध संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य, यानी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी राज्यपाल को जानकारी देना होगा। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल का गठन, यानी कि राज्य विधानमंडल का गठन कैसा होता है, कैसे होता है ये इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, यानी राज्य की विधानसभा की संरचना बताई गई है इसमें। अनुच्छेद 171 विधान परिषद का संरचना, विधान परिषद की संरचना यहाँ पर बात की गई है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, यानी कि राज्यपाल का विधानमंडल को संबोधित करने का यहाँ पर प्रावधान है। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, तो मंत्री और महाधिवक्ता के सदन में बोलने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो या हटाए जाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पदों की कार्य व शक्तियाँ, अध्यक्ष के पदों की कार्य व शक्तियाँ, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य कौन करेगा यह बताया गया है। आर्टिकल 181 यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन ना होना, यानी इसमें बोला जा रहा है कि अध्यक्ष हटाए जाने पर वह पीठासीन नहीं हो रह सकता है। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की यहाँ पर नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 182। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से त्याग पद देना, हटाया जाना, तो अनुच्छेद 183 बोलता है कि पद रिक्त होना या त्याग पद देने की स्थिति यहाँ पर बात करता है। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्य का पालन व शक्तियाँ, तो सभापति की शक्तियाँ और कार्य की यहाँ पर बात की गई है। अनुच्छेद 184।
अनुच्छेद 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना, यानी हटाए जाने का प्रस्ताव अगर लंबित होता है तो वो पीठासीन नहीं रहेगा। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, यहाँ पर इन पदों के वेतन और भत्तों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, राज्य के विधानमंडल का सचिवालय यानी राज्य विधानमंडल का सचिवालय एक सचिवालय होगा। अनुच्छेद 188 यहाँ पर बोल रहा है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, सदस्य पद ग्रहण करने से पहले एक शपथ लेता है, यहाँ पर उसकी यहाँ पर बात किया जा रहा है। 188 अनुच्छेद 179 सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति व गणपूर्ति, यानी सभा में कुछ सदस्य न हो फिर भी कार्यवाही हो सकता है। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा देता है यहाँ पर। अनुच्छेद 200 विधायकों पर अनुमति, राज्यपाल द्वारा विधेयक स्वीकृति किया जाता है। विधायक नहीं है यहाँ पर, विधेयक है, विधेयकों पर अनुमति तो कौन करता है, तो राज्यपाल। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण की यहाँ पर बात करता है। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश स्थापित करने के राज्यपाल की शक्ति, तो राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का यहाँ पर शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट, प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख व न्यायालय होना, तो उच्च न्यायालय को अवमानना का अधिकार है यहाँ पर। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय की यहाँ पर रचना बताई गई है, कैसे उसका गठन किया जा रहा है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति व उसके शर्तें, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति और शर्तें यहाँ पर बताई गई है। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का यहाँ पर वेतन की बात कर रहा है। अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण, यानी कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे में उसका स्थानांतरण किया जाता है। अनुच्छेद 223 कार्यकारी प्रमुख न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी कार्यकारी का प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति करती है। अनुच्छेद 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, तो अनुच्छेद 226 के थ्रू हाईकोर्ट आपका रीट निकालता है, रीट जारी करता है। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का स्थापना, दो या एक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, यानी कि दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का हो सकता है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आपका यहाँ पर अनुच्छेद 233 क्या बोल रहा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 पंचायत नगर पालिकाएँ एवं सहकारी समितियाँ, पंचायत नगर पालिका और सहकारी समितियाँ की यहाँ पर बात की गई है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, तो अनुसूचित क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्रों का यहाँ पर प्रशासन की बात की गई है। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की शक्ति संसद की शक्ति है, यानी कि दो या अधिक राज्यों की सहमति से संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति, यानी संसद और राज्य दोनों द्वारा बने कानून में टकराव होने पर संसद का कानून मान्य होगा। अनुच्छेद 256 राज्यों और संघ की बाध्यता,
राज्यों और संघ की बाध्यता, राज्यों को केंद्र के निर्देश मानने होंगे। अनुच्छेद 257, कुछ दशाओं में राज्यों का पर संघ का नियंत्रण, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा, यानी राज्यों को केंद्र के निर्देश मानने होंगे। अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यिक नदियों द्वारा नदी दोनों यानी जल विवाद, अंतर्राज्यीय जल विवाद की यहाँ पर बात कर रहा है 262, यानी राज्यों के बीच जो नदी जल विवाद होता है उसका समाधान केंद्र करता है। यहाँ पर है अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 है अंतर्राज्यीय किसान परिषद का गठन, यानी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 266, संचित निधि, सरकार की आम निधि, सरकार की आम निधि को कहते हैं संचित निधि। अनुच्छेद 267, आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि की यहाँ पर स्थापना की बात की रहा है, अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 269, संघ द्वारा उद्धित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर यानी कि टैक्स, कुछ टैक्स केंद्र सरकार वसूल कर राज्यों को सौंपती है, इसमें यहाँ पर ये बोला जा रहा है। अनुच्छेद 270, संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर, यानी टैक्स का ये लोग जो बंटवारा करते हैं इसकी यहाँ पर बात कर रहा है 270 में। केंद्र द्वारा किए गए टैक्स राज्य और केंद्र में बांटे जाते हैं। अनुच्छेद 280, वित्त आयोग, वित्त आयोग की स्थापना की यहाँ पर बात कर रहा है 280 अनुच्छेद। अनुच्छेद 281, वित्त आयोग की सिफारिशें, वित्त आयोग की सिफारिशें की यहाँ पर बात कर रहा है, यानी वित्त आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। अनुच्छेद 292, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार यानी केंद्र सरकार जो उधार ले सकती है इसकी यहाँ पर बात कर रहा है। अनुच्छेद 293, राज्य उधार लेना, राज्य द्वारा उधार लेना, राज्य सरकार भी उधार ले सकती है। अनुच्छेद 300 का क, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार पहले आपका मौलिक अधिकार था लेकिन वहाँ से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 301, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी भारत में व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता होगी अनुच्छेद 301 के थ्रू। अनुच्छेद 309, राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, यानी सरकारी सेवाओं की भर्ती और शर्तों का यहाँ पर प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 310, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, पदावधि यानी कि उसका कार्यकाल, तो सरकारी सेवाएं इच्छा पर आधारित होती है संघ की। यहाँ पर अनुच्छेद 313, संक्रमणकालीन उपबंध, संविधान लागू होने के बाद भी पुराने नियम लागू रहेंगे तो इसे बात बोलते हैं संक्रमणकालीन उपबंध, पुराने नियम को। अनुच्छेद 315, संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना संघ व राज्य के लिए। अनुच्छेद 316, सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि, यानी लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व उसके कार्यकाल की यहाँ पर बात करता है 316। अनुच्छेद 317, लोक सेवा आयोग की सदस्य को हटाया जाना व निलंबित किया जाना, यानी लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का यहाँ पर तरीका बताया गया है। अनुच्छेद 320, लोक सेवा आयोग के कृत्य, यानी लोक सेवा आयोग के कर्तव्य बताए गए हैं, कृत्य यानी कि कर्तव्य उसका। अनुच्छेद 323 का क, 323 के क में बोला गया है प्रशासनिक अधिकरण, यानी प्रशासनिक न्यायीकरण की व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। और 323 का ख में यहाँ पर है अन्य विषयों के लिए अधिकरण, यानी अन्य विषयों के लिए न्यायिक अधिकरण बनाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 324 बोल रहा है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा, यानी कि चुनाव आयोग स्वतंत्र चुनाव करता है, चुनाव आयोग की यहाँ पर बात करता है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 329, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन, तो न्यायालयों के हस्तक्षेप का यहाँ पर वर्णन किया गया। चुनावों में जुड़े मामलों में अदालत कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 330, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का अनावरण,
यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लोकसभा में जो वो सीट आरक्षित किए जाते हैं। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। आंग्ल समुदाय यानी कि एंग्लो इंडियन, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय को लोकसभा में नामित कर सकते हैं, ये पहले प्रावधान था। अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, यानी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विधानसभा में आरक्षण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 343 संघ की परिभाषा की यहाँ पर बात कर रहा है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, यानी राजभाषा पर आयोग और संसद की समिति। राजभाषा क्या है? हिंदी और इंग्लिश। अनुच्छेद 350 का क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, यानी कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अनुच्छेद 351 में क्या है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, यानी हिंदी के विकास के लिए केंद्र सरकार निर्देश देगी। अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध, यानी कि राज्य में संवैधानिक संकट अगर होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, वित्तीय आपातकाल की स्थिति और उसके प्रभाव के बारे में यहाँ पर बताया गया है 360। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रतिक्रिया, यानी संविधान संशोधन की यहाँ पर प्रतिक्रिया बताई गई है, प्रक्रिया। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, यानी भारत महालेखक परीक्षक के जुड़े स्थानांतरित प्रावधान यहाँ पर दिया गया, नियंत्रक महालेखक। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में यहाँ पर बताया गया कि लोक सेवा आयोग से संबंधित अस्थायी प्रावधान। तो साथियों यहाँ पर हम लोगों ने आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे जो कि एग्ज़ाम में बार बार आपका यहाँ पर पूछा जा रहा था, उन सभी को यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।